अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू न्यू कॉन्सेप्ट्स चैनल। अब सेल वॉल से रिलेटेड हमें यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सेल वॉल जो है बैक्टीरिया में वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो सेल वॉल के टॉपिक में यहाँ पे एक ग्राम स्ट्रेनिंग जो है उसका टॉपिक आ रहा है। ग्राम स्टेनिंग जो है ये क्रिस्टन ग्राम नामी एक साइंटिस्ट था जिसने एक तरीका का जो है वो डिस्कवर किया, उसे हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। अब ग्राम स्टेनिंग में हम ये करते हैं कि हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल की टाइप्स के लिहाज से जो उसमें मौजूद मटेरियल्स हैं, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकेन है या लिपिड्स हैं, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन कम अमाउंट में पाया जाता है। तो उनको हम किस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये स्टेनिंग उस लिहाज से है। अब ग्राम स्टेनिंग में किया क्या जाता है कि इसमें दो स्टेन यूज होते हैं। नंबर 1 पे हम एक स्टेन यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल वायलेट, जो कि पर्पल होता है। और नंबर 2 पे जो हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं सफरानीन, जो कि पिंक कलर में है। ये दोनों स्टेन हैं, ये ऐसे पिगमेंट्स हैं जिन्हें हम रंगने के लिए, स्टेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक क्रिस्टल वायलेट है जो कि पर्पल कलर का होता है और एक सफरानीन है जो कि पिंक कलर में है। सफरानीन का नाम जो है इस टॉपिक में नहीं इंक्लूड किया गया, लेकिन उसका कंसेप्ट दिया गया है। तो हम इसको लेते हैं कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, टेक्निक क्या है। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास अगर कोई प्योर कल्चर बैक्टीरिया का पड़ा हुआ है जिसपे कॉलोनीज मौजूद हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई प्योर कल्चर है, हम इस प्योर कल्चर में से कुछ बैक्टीरिया लेंगे। उन बैक्टीरिया को हम एक स्लाइड पे उसका एक ड्रॉप जो है उसे गिराया जाता है। उसके बाद इस ड्रॉ को एक कवर स्लिप की मदद से, वो जो छोटा सा शीशे का एक टुकड़ा है उसकी मदद से इसको फैला दिया जाता है। जिस तरह आपके पास कोई चीज है, आप उसको इस तरह से पूरे का पूरा फैला देते हैं। इस तरह से इसको कवर स्लिप की मदद से इस स्लाइड पर बैक्टीरिया के ड्रॉप को पूरे का पूरा फैला दिया जाएगा, जिससे बैक्टीरिया स्लाइड पर इस तरह से स्प्रेड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो ये है कि इस स्लाइड पे जो मौजूद बैक्टीरिया है उनको फिक्स किया जाए। तो हम इस स्लाइड को एक जले हुए सिपर लैंप पे शोले के ऊपर से इस तरह से गुजारते हैं, ऐसे करके कि इसमें मौजूद जितना भी लिक्विड है पोर्शन बैक्टीरिया के अंदर वो सारा सूख जाए और बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर चिपक जाए। और ये जो तरीकाकार अपनाया जाता है, इसमें बैक्टीरिया जो है वो अपर साइड पे होते हैं स्लाइड के, जबकि हम उसे शोले से नीचे वाली साइड से गुजारते हैं इस तरह से, ताकि बैक्टीरिया अच्छी तरह से ऊपर चिपक जाए। इनको जलाना नहीं है, सिर्फ एक दफा शोले के ऊपर से गुजारा जाता है। जैसे ही ये फिक्स हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं फिक्स करना। जैसे ही ये फिक्स हो जाते हैं तो हमारे पास दो सोल्यूशन यहाँ पे बचते हैं। जैसे कि हमने जिक्र किया, एक हमारे पास क्रिस्टल वायलेट है और दूसरा जो है वो हमारे पास सफरानीन है। एक बीकर में या एक हम एक साइड पे सफरानीन ले रहे हैं और दूसरी साइड पे हम क्रिस्टल वायलेट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये क्रिस्टल वायलेट है। आपको बताता चलूं कि क्रिस्टल वायलेट जो है वो पर्पल कलर का था, इसके आगे मैं पी लिख देता हूँ। और जो सफरानीन था वो पिंक कलर में था, इसके आगे मैं PIN के पिंक पूरा ही लिख देता हूँ। ये भी मैं पी की बजाय बल्कि पर्पल पूरा ही लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों ही पी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हमने ये वाली स्लाइड जो है इसे लेना है। इसे आप चाहे इधर से स्टार्ट कर लें चाहे इधर से स्टार्ट कर लें। आपने इसको इसके अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद इसे वाटर से वॉश करना है।
किस तरह से किया जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्लाइड है, हमने इस स्लाइड को जिसपे बैक्टीरिया फिक्स हैं इसको इसमें डिप करना है चंद सेकंड्स के लिए। डिप करने के बाद हमने टैप के नीचे से गुजारना है, जस्ट हमने उसको इस तरह से धोना नहीं है। इस तरह से धोने से उसके ऊपर जो बैक्टीरिया फिक्स हुए हैं वो उतर जाएंगे। हमने जस्ट उसे पानी से गुजारना है, वो वॉश हो गया। उसके बाद हमने उसको इसमें डिप कर देना है क्रिस्टल वायलेट में। उसी स्लाइड को हमने डिप कर दिया चंद सेकंड्स के लिए, फिर निकाला। फिर निकालने के बाद हमने उसे फिर वॉश करना है। जब हमने वॉश कर लिया तो लास्ट में हमने क्या करना है कि हमने उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है। हमने उसे माइक्रोस्कोप में देखना है। अब जब हमने दोनों स्टेन से गुजार लिया है और हमें नहीं पता कि उसमें बैक्टीरिया कौन से हैं, तो जब हम उसे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो पर्पल शो हो रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया जो पिंक शो हो रहे हैं, या सारे पर्पल हैं या सारे पिंक हैं। तो इसमें अगर पर्पल कलर उसने शो करता है तो इसका मतलब होगा कि वो सीवी कम्प्लेक्स बन चुका है। जैसे बुक में एक लाइन में लिखा हुआ है सीवी कम्प्लेक्स का बन जाना, तो उसका मतलब ये है कि क्रिस्टल वायलेट का कलर उस पर चढ़ गया है। और अगर वो पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं तो उसका मतलब उसका सफरानिन का स्टेन चढ़ गया है, कलर चढ़ गया है। अगर वो पर्पल हो जाते हैं या अगर वो पिंक हो जाते हैं, अगर वो पर्पल हो जाएंगे तो हम उन्हें कहेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव हैं। अगर वो पर्पल हो जाते हैं तो हम ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, और अगर वो पिंक हो जाते हैं तो हम ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया किस ग्रुप में जा रहे हैं, ये तो बैक्टीरिया के टाइप पे है। जैसे कि एक बहुत मशहूर मरूफ जो है वो बैक्टीरिया जो कि हमारे बार बार कोर्स में आ रहा है, जिसे हम एस्क्रिशिया कोलाई या ई डॉट कोलाई कहते हैं, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये पिंक स्टेन को रिटेन करता है, पिंक स्टेन का इस पे कलर जम जाता है। ठीक है, तो प्रोसीजर आपको समझ आ गया होगा सारा। तो इस प्रोसीजर के तहत जो है हम ये देख पाते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव हैं या ग्राम नेगेटिव हैं। और इसके बाद आपको बुक में एक टेबल नज़र आ रहा होगा नीचे, उस टेबल में मैं समझता हूँ कि उसमें एक मिस्टेक ये है कि उसमें जो ग्राम पॉजिटिव वाली साइड है उसे पिंक कलर दिया गया है और ग्राम नेगेटिव वाली साइड को जो है वो ब्लू कलर दिया गया है। जबकि अगर वो ग्राम पॉजिटिव वाले को पर्पल और ग्राम नेगेटिव वाले को पिंक कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर था। खैर, आप कलर को छोड़िए, आप सिर्फ उसमें रीडिंग देखें तो हमें नज़र आता है कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव जो है उनकी वॉल्स में क्या क्या डिफरेंस है, वो किस तरह से जो है वो उसमें पेप्टाइडोग्लाइन के कितने परसेंट है, उसमें कितने परसेंट है। और इसमें लिपर्स देखेंगे हम जो है वो उसकी क्या परसेंटेज है, दूसरे में लिपर्स की क्या परसेंटेज है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि इसमें हमें मिल जाता है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो है या नहीं है, पेप्टाइडोग्लाइकन स्पेस जो है वो कम है, मौजूद है या नहीं है। इस तरह से परमेबिलिटी जो है कि वो कम है ज़्यादा है, और ये सारी परसेंटेज हमें याद करनी होंगी। ये हमारा अहम टॉपिक है। अगले पेज पे जब हम जाते हैं तो हमें पेप्टाइडोग्लाइकन की डेफिनेशन मिल जाती है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें पेप्टाइड्स हैं और ग्लाइकेन है। आपको पता है पेप्टाइड हम बॉन्ड प्रोटीन्स में पाया जाता है और ग्लाइकेन जो है हम कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं। तो लॉन्ग चेन्स ऑफ ग्लाइकेन्स होती हैं यानी कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेक्राइड की, और उसके साथ शॉर्ट चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आप कह लें वो जुड़े होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को हम पेप्टाइडोग्लाइकेन कह देते हैं। और इसके बाद हमें जो है वो मिल जाता है डिफरेंस आर्कियोबैक्टीरिया का और यू बैक्टीरिया का। तो हम ये देखते हैं कि आर्कोबैक्टीरिया जो होते हैं, या इन्हें हम आर्कियो भी कह लेते हैं, इन्हें हम आर्चियो भी कह लेते हैं। तो हमें इनमें ये डिफरेंस नज़र आता है। मैं यहाँ पे दोनों नाम लिखने जा रहा हूँ। हमारे पास दो किस्म के बैक्टीरिया हैं, एक आर्कियोबैक्टीरिया है, इसे मैं AR से लिख देता हूँ, और एक तरफ यू बैक्टीरिया है। ठीक है, अब आर्के और यू में फर्क जो आ जाता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का ही सबसे पहले डिफरेंस है। जैसे इसमें आर्कियोबैक्टीरिया जो होते हैं उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, जबकि यू बैक्टीरिया में मौजूद होता है। सबसे पहला डिफरेंस ही है। अगर उनमें आर्कियोबैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता तो क्या उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती? जी हाँ, सेल वॉल तो उनमें पाई जाती है, लेकिन कौन सी सेल वॉल पाई जाती है? फिर उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन कम होगा तो दूसरे लिपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, इस तरह से के सब्सटेंसेस ज़्यादा होंगे। जबकि यू बैक्टीरिया जो है उसमें मेजर पोर्शन जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का होता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। बैक्टीरिया में सेल एंड वेब जो है, हमने जैसे आपको बताया था कि उसमें कैप्सूल या सलाइम, इनमें से एक चीज़, और सेल बॉल, और इसके बाद सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। सेल मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया में होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे, देखिए ये कोई इतने छोटे छोटे से बिल्कुल टॉपिक हैं जो एक पैराग्राफ या जो 2 पैराग्राफ पर मुश्किल है, और इनमें कुछ ऐसे स्ट्राइकिंग पॉइंट्स हैं जो कि हमारे एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनमें फ्रीक्वेंटली आते हैं। अगर हम इसमें सेल मेम्ब्रेन में देखें तो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें स्टीरोल्स यानी कोलेस्ट्रॉल जो है वो नहीं होते, जबकि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं। ये एक स्ट्राइकिंग जो है वो पॉइंट है जो मिसिंग है इसमें सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया में। सेकंड पे हमारे पास ये जो दूसरा वैलिड पॉइंट आ जाता है वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स का आ जाता है। बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं, वो मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं, जो कि सेलुलर। यहाँ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स का मतलब जो है वो आपको समझना ज़रूरी है। देखिए आमतौर पे हम सांस लेने के अमल को भी रेस्पिरेशन कहते हैं, और अगर हमारी सेल्स के अंदर जो है वो खुराक को तोड़ा जा रहा है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उसे भी हम रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम मैटर को याद करें तो हमें बताया गया था कि सांस लेने का जो अमल है वो ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन है, और जो खुराक को सेल के अंदर तोड़ा जाता है जैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, तो उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पे जो रेस्पिरेशन का जिक्र आया है ये सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है कि उसमें जो एंजाइम्स की जरूरत होती है वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स आ जाता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब इसका जो साइटोप्लाज्म है इसमें जो सबसे स्ट्राइकिंग जो मुझे पॉइंट लगता है वो ये है कि इसमें साइटोस्केलेटन ही नहीं होता, जबकि हमने जब यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं तो उसमें हम साइटोस्केलेटन पढ़ते हैं जिसमें हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इस तरह से हम 3 किस्म के जो है वो फिलामेंट्स या ट्यूब्यूल्स पढ़ते हैं जो जिनके मुख्तलिफ काम है। जबकि साइटोप्लाज्म जो कि बैक्टीरिया के अंदर है उसमें साइटोस्केलेटन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। नेक्स्ट इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, इसका जो गाढ़ापन होता है वो जेल लाइक होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। देखिए कोई भी चीज़ है वो जब बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है ना तो वो जेल लाइक मटेरियल बन जाती है। तो इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसका जो साइटोसोल है वो जेल लाइक है, और इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोटोप्लास्ट। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस आ जाता होता है कि प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में क्या फ़र्क है। ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये अगर हम देखें तो एंड पे सिर्फ टी और एम का फ़र्क है। तो अगर प्रोटोप्लास्ट कहेंगे तो उसमें कितनी चीज़ें शामिल हैं या वो कौन सी चीज़ होगी, और अगर हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे तो उसमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं। देखिए जब हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं ना तो इसमें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और इसके अंदर जो कुछ है ये सारा कुछ शामिल होता है। यानी कि सेल के बाहर जो कैप्सूल है, सलाइम है, सेल बॉल है, उन सब चीज़ों को हम छोड़ रहे हैं। उनके अलावा सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर जो कुछ है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज होंगे मुख्तलिफ जिनका डिफरेंट फंक्शन है, जैसे राइबोसोम्स हैं, मीजोसोम्स हैं, प्लाज्मिड्स हैं, न्यूक्लियाइड है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वैक्यूल्स होते हैं, और न्यूक्लियस और उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता नहीं है इसलिए हम यहाँ पे न्यूक्लियाइड का वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया में। लेकिन क्योंकि हम एक जनरल डेफिनेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे न्यूक्लियस ही लिखेंगे, लेकिन जब बैक्टीरिया की कैटेगरी में पूछा जाएगा तो हम न्यूक्लियस यहाँ पे न्यूक्लियाइड लिख देंगे। इसी तरह से अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो इसमें साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, या बैक्टीरिया की सूरत में आप न्यूक्लियाइड कह लें, ठीक है, ये जो है इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि जितना भी सेल एनवेल्प है जिसमें हमारे पास सलाम या कैप्सूल है, हमारे पास सेल वॉल है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, इन सब के अलावा जो अंदर चीजें हैं जैसे साइटोप्लाज्म और उसके अंदर ऑर्गेनेलिस हैं, प्लस जो न्यूक्लियाइड पोर्शन या न्यूक्लियस पोर्शन है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा जो है वो आने वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियाइड आ जाता है। न्यूक्लियाइड जो है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट्स जो हैं ये इनमें बाकायदा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता मेम्ब्रेन बाउंडेड, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है। अब अगर हम इसमें न्यूक्लियाइड देखें तो न्यूक्लियाइड क्या है। अगर हम एक बैक्टीरिया बनाते हैं तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियाइड जो है वो जस्ट एक जगह का, एक पोर्शन का नाम है।
जिसमें क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो तैर रहा होता है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद है, जहाँ पे वो फ्लोट कर रहा है, उसे हम न्यूक्लियाइड कह लेते हैं। न्यूक्लियाइड जो है, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड में सिर्फ एक दीवार का ही फर्क होता है। न्यूक्लियस में बाकायदा मेम्ब्रेन बाउंडेड एक ऑर्गेनेली है, जबकि न्यूक्लियाइड एक जगह है, वो हिस्सा है जहाँ पे क्रोमेटिन, बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है वो तैर रहा है क्रोमेटिन की सूरत में, उसे हम न्यूक्लियाइड कह लेते हैं। और जो बैक्टीरिया में क्रोमोसोम की तादाद होती है वो सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसीलिए बैक्टीरिया जो है वो एक हैप्लॉइड जानदार है। ये डिप्लॉइड नहीं होते, ये हैप्लॉइड होते हैं। क्योंकि ये हैप्लॉइड होते हैं इसलिए इनमें माइटोसिस नहीं होती। ये पॉइंट भी स्ट्राइकिंग जो डिफरेंस है एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में, वो ये कि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस होती है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें माइटोसिस नहीं होती। वजह क्योंकि वो हैप्लॉइड होते हैं। अगर वो डिप्लॉइड होते तो उनमें माइटोसिस होती है और न्यूक्लियस डिवाइड होता। तो फिर इनमें क्या होता है, इनमें दूसरे प्रोसेस होते हैं, जैसे बाइंडिंग होगी, कॉन्जुगेशन होगी, इनमें इस तरह के प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट हमें एक साथ इंफॉर्मेशन दी गई है, येलो जो है वो एक डिब्बे की सूरत में, इसमें लिखा हुआ है फुल्गन स्टेन। फुल्गन स्टेन जो है ये एक ऐसा स्टेन है, एक ऐसा कलर है जो हमारे जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए मटेरियल होता है, यानी ये जो क्रोमेटिन है जिसे हम न्यूक्लियाइड पोर्शन कह रहे हैं, इसको स्टेन कर देता है, इसको रंग कर देता है। जब कभी भी हमने फुल्गन स्टेन इस्तेमाल करना हो तो वो हम सिर्फ इस मकसद के लिए करते हैं कि हम सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मौजूद है उसे रंग सके। तो फुल्गन स्टेन जो है वो डीएनए को रंगता है, वो उसको स्टेन कर सकता है और हम आसानी से किसी भी सेल के अंदर जो है वो उसका डीएनए आसानी से हम देख सकते हैं। सेकेंडली ये हैप्लॉइड हो गया, ये भी हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो प्लाज्मिड का आ जाता है। प्लाज्मिड का जिक्र सबसे पहले हमने 8th स्टैंडर्ड में देखा था। हमारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए पोर्शन होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ये इसका बैक्टीरिया क्रोमोसोम से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये एक्स्ट्रा है, सर्कुलर है और डीएनए है, और इसके डिफरेंट पर्पसेस हैं। जैसे कि 8वीं में हमने क्लास में ये पढ़ा था कि जो प्लाज्मिड होते हैं इनका काम इंसुलिन तैयारी में हमने देखा था एज अ वेक्टर। हम प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर इस्तेमाल कर रहे थे। तो क्यों, कैसे एज अ वेक्टर इस्तेमाल करते हैं कि प्लाज्मिड में हम छोटा सा टुकड़ा काटते थे, उसकी जगह पे हम अपना मतलूबा जीन डालते थे और फिर प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में डाल दिया जाता था, और बैक्टीरिया जैसे तादाद अपनी बढ़ाते थे तो जो जीन हमने डाला होता था वो अपना काम दिखाती थी और बैक्टीरिया इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देते थे, और वो इंसुलिन हम डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उन्हें लगाते थे। तो ये 8वीं में हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, और सेकेंड ईयर में जाके 23rd जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी उसमें पढ़ेंगे। तो ये एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। इसमें डिफरेंट जीन्स होती हैं, जैसे इसमें क्योंकि ये डीएनए है तो इसमें ये टुकड़े हैं जीन्स। डीएनए किन से मिलके बनता है, जीन्स से मिलके बनता है। जीन्स किन्हें कहते हैं, डीएनए के टुकड़ों को कहते हैं। तो इसमें जैसे ये फॉर एग्जांपल जीन 1 है, ये जीन 2 है, ये जीन 3 है फॉर एग्जांपल। इस तरह से इसमें प्लाज्मिड के अंदर डिफरेंट जीन्स पाई जाती हैं जो रेजिस्टेंट जीन्स है। अब रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं कि किसी चीज़ पे कोई असर ना हो। इसमें 3 किस्म की रेजिस्टेंस पाई जाती है। एक है ड्रग्स की, यानी अद्वियात की, जो कि हम खाते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को निमोनिया का अटैक हो गया और अगर वो कोई एंटीबायोटिक ले रहा है तो वो ड्रग है, ठीक है। इसी तरह से जो कीड़े मकोड़े जो है वो बैक्टीरिया को खाते हैं। इसी तरह से हैवी मेटल्स जैसे जो है वो हमारे पास लेड आ जाता है, मरकरी आ जाता है, ठीक है, ये और क्रोमियम आ जाता है। ये हैवी मेटल्स हैं, इनका बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हैवी मेटल्स जो है उन्हें मार देती हैं इसकी एक्यूमुलेशन। तो इसलिए जो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड होते हैं इसके अंदर स्पेशल जीन्स होते हैं। ये जो जीन्स हैं ये बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं ड्रग्स के खिलाफ, इंसेक्ट्स के खिलाफ, हैवी मेटल्स के खिलाफ। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर एक दफ़ा एक मेडिसिन खा ली है और उसे हमारे अंदर बैक्टीरिया मर गए हैं, बैक्टीरिया से हमें आराम आ गया, तो वो जो माइक्रो लेवल पे जो बिल्कुल थोड़े से बैक्टीरिया, जैसे आपके अंदर फॉर एग्जांपल 10 करोड़ बैक्टीरिया था जो एक बीमारी पैदा कर रहे थे, तो अगर उनमें से 10 भी बच गए तो वो 10 जो बैक्टीरिया उनके अंदर जो प्लाज्मिड होगा उसमें ऐसे जीन्स हैं कि जो आपने दवाई खाई है उससे बैक्टीरिया मर गया, हम उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि साबुन वगैरह, या आजकल टीवी पे ट्रेंड चला हुआ है कि सौंफ वगैरह की जो ब्रेक आती है उसमें हम देखते हैं वो कहते हैं कि जरासीम की पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गए। तो वो कैसे ताकतवर हुए हैं, वो ऐसे ताकतवर हुए
कि उनके अंदर रेजिस्टेंट जीन्स मौजूद हैं, जो अद्वियात हम खाते हैं वो उनके खिलाफ जो है वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसलिए शुरू में अगर एक बंदा एक लो डोज से थोड़ी सी दवाई से ठीक हो जाता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसे हाई डोज लेना पड़ती है, क्योंकि जरासीम ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। लास्ट में हमारे पास जो है वो राइबोसोम्स आ जाते हैं। राइबोसोम्स हम सब लोग जानते हैं कि इन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। अब प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि इसमें स्मॉलर सब यूनिट होता है, लार्जर सब यूनिट होता है, और ये प्रोटीन को तैयार करते हैं। मैसेंजर आरएनए इसके पास आता है, और मैसेंजर आरएनए पे कोड होता है, उसको डिकोड किया जाता है, उससे प्रोटीन तैयार की जाती है। इसी तरह से राइबोसोम्स बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन में ही के साथ ही अटैच होते हैं। इसकी क्या वजह है? देखें, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। आमतौर पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली है, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है। अगर एक बैक्टीरिया है और उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो फिर राइबोसोम कहाँ जाएंगे? यकीनन वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही पाए जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ यहाँ पे राइबोसोम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, वो इसके सेल मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच्ड होते हैं। ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को इतना क्योंकि एक लेक्चर के अंदर इतना सब कुछ कवर करना बहुत ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं ब्रीफली जो है वो सारा कुछ आपको बता सकूं। एग्जामिनेशन व्यू से जितने पॉइंट्स अहम थे या जिन पे जो स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंसेस या डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको यहाँ पे कोट किए हैं, और मैंने कोशिश ये की है कि आप लोगों को अच्छी समझ आ जाए। तो कमेंट्स में अपने जो ज़रूर लिखिएगा अगर आपको कोई चीज़ इसके अलावा जो है वो समझ नहीं आ रही है, आपके क्वेश्चंस जो हैं। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।